वेलकम यू ऑल स्टूडेंट वंस अगेन इन विकास ऑनलाइन क्लासेस। एज यूजुअल वी ऑल नो दैट कि जो आपका ये हमारा कोर्स चल रहा है वो एनडी का क्रैश कोर्स चल रहा है, और इस बीच जो हमारे लेक्चर होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी बढ़िया और हाईली स्कोरिंग होने वाला है। इसको केवल एनडी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, इसको ऑलमोस्ट सारे कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो यहाँ पे हमारा जो कोर्स चल रहा है अभी आपका एनडी क्रैश कोर्स, और इसमें हम आज लेक्चर नंबर 12 और लेक्चर नंबर 13 आपका कंबाइन करने वाले हैं, जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार और बहुत ही हाईली स्कोरिंग कॉन्सेप्ट डील होने वाले हैं। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा आपका हाउ टू फाइंड द टाइम पीरियड फॉर द गिवन फंक्शन। प्लस जैसे टाइम पीरियड हमारा कंप्लीट होता है उसके बाद फिर हम यहाँ पे आएंगे लिमिट्स में, ठीक है। और लिमिट्स का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द सेक ऑफ गेटिंग वेरी नाइस एंड वेरी गुड स्कोर इन लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी एज वेल एज डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। आखिर दोनों में अंतर क्या होता है इस चीज को भी यहाँ पे डील करने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे टाइम पीरियड में जाने से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट यहाँ पे डील कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको ग्रेटेस्ट एंडियर फंक्शन बताया है, उसी तरह आपका फ्रैक्शनल पार्ट का अगर क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया है, कोई भी फंक्शन अगर आपका दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड अ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। और हम जानते हैं फ्रैक्शन कोई भी जो आपका नंबर होता है वो रिप्रेजेंट होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने डील किया था फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब यहाँ पे केवल इसको आप डोमेन रेंज तक ही मान के ना चलें, ठीक है। जैसे बताया है ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ कैसा होता है आपका 0 1 and 2 and 3 and 4, ठीक है। तो 5 तक डील कर लेते हैं। ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब 0 से लेके 1 तक कोई भी वैल्यू वेरी करेगी, 0 से लेके 1 के बीच में साफ सी बात है फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी, तो सारी फ्रैक्शनल वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो 0 से लेके 1 के बीच में क्या एक्सेप्ट करेगा आपका, ये फ्रैक्शनल वैल्यू ही एक्सेप्ट करेगा। तो इसको हम ड्रॉप करा देंगे, क्योंकि इंटीजर पे ये ड्रॉप कर जाएगा। इंटीजर पे क्या दे देगा आपका, ये 0 देगा, ठीक है। इंटीजर पे 0 देगा आपका, ठीक है। तो ड्रॉप हो जाएगा। तो यहां बताओ, आप ग्राफ देख के बताइए कि जो आपका इसकी डोमेन होगी वो क्या होगी, डोमेन क्या होगी इसकी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की डोमेन क्या निकल के आएगी, डोमेन जहां पे फंक्शन पूरा डिफाइन है। तो कंप्लीट आपका बताओ, ये केवल इंटीजर पे ड्रॉप कर रहा है ना, इंटीजर पे आपका तो इसमें हम क्या कर लेंगे, आर माइनस सेट ऑफ जेड, यही तो बताइए डोमेन। समझा की बात, ठीक है। रेंज बता दो, रेंज क्या होगी, 0 से लेके इनफाइनाइट ये ग्राफ ऐसा जा रहा है क्या, 0 से लेके 1 के बीच में, बोलो 0 से लेके 1 के बीच में, ठीक है। 0 क्लोज करेगा, 0 क्लोज करेगा और 1 यहां पे आपका, ठीक है। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई, ये अच्छे से क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पे ठीक है वो यहाँ पे ड्रॉप कर रहा है ना, इसलिए इसको हमने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, अगर आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ दे वहाँ पे कि बताइए कि आपको एरिया बताना है 0 से लेके 5 तक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का dx का एरिया बताना है, तो वहाँ पे आप एक तो मेथड ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर करके आप x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू से रिप्लेस कर लें। एक तो मेथड ये है कि आप इसको रिप्लेस कर लें x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, फिर आप इंडिविजुअल इसकी लिमिट चेक कीजिए 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। एक तो मेथड ये है। दूसरी मेथड ये है कि आपको सीधे सीधे ग्राफ पता है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या बनना है, ट्राइंगल बनना है। क्या बनना है, ट्राइंगल बनना है। तो इस ट्राइंगल का एरिया इजीली निकल सकता है, नहीं निकल सकता है, ऑब्वियसली निकल सकता है। तो बताओ 0 से लेके 5 इस वाले ट्राइंगल का एरिया बताओ कितना हो जाएगा, 0 से लेके 1 इस वाले ट्राइंगल का एरिया बताओ, हाफ इंटू बेस कितना है 1 से लेके 1, इसकी लेंथ 1 और इसकी भी लेंथ कितनी है 1, तो कितना आ गया आपका 1/2, ठीक है। इन द सेम वे इसकी भी 1/2, इसकी भी 1/2, तो कितने ट्राइंगल है, 1 2 3 4 5 5, तो बताओ टोटल एरिया कितना आ गया यहाँ पे, इसका एरिया कितना आ जाएगा 5/2, ठीक है। सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। अब मैं कह रहा हूं यहाँ पे सपोज आपका फंक्शन दे दिया यहाँ पे 0 से लेके n a टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, इसका बताओ एरिया क्या निकल के आएगा,
अब ये मैंने आपको जनरल कॉन्सेप्ट, एक बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि है कितना गुड, इसका हो जाएगा आपका n इंटू ए अपॉन 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये आपका जनरल टूल निकल के आ गया यहाँ पे, तो ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, 0 से लेकर 5 तक इंटीग्रेशन का साइन लीजिए और सिंपल उसे इंटीग्रेट कर गेट द आंसर। ठीक है, प्लीज नोट डाउन दिस कॉन्सेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो ये है कॉन्सेप्ट आपका, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आपका, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब इसी तरह आप ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन का होमवर्क में निकाल के लाएंगे एन तक इंटीग्रेशन। ठीक है, हम जानते हैं वहां पे कि हर एक बॉक्स का एरिया कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो क्या निकल के आएगा, जीपी बन रही है, क्या बन रही है, वो आप उसका आंसर निकाल के लाएंगे। अब अगली बात हम यहां पे करेंगे टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड की डोमेन रेंज निकाल लिया है हमने। डोमेन क्या होती है बता दिया, सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज विच लाई ऑन द एक्स एक्सिस फॉर द गिवन फंक्शन। जहां पे फंक्शन आपका डिफाइंड होता है एक्स एक्सिस में, वो सारी वैल्यूज को हम डोमेन कहते हैं। और जहां पे फंक्शन जितनी उसकी लिमिट होती है, या हिंदी में अगर थोड़ा रफ लैंग्वेज यहां पे यूज करूंगा, जो औकात होती है उस फंक्शन की, कितनी ऊपर तक कितने नीचे तक जा सकता है, वो सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज, वो उसकी फंक्शन की रेंज होती है। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? तो ये कॉन्सेप्ट डोमेन रेंज का है। और फंक्शन अपने आप में क्या है, फंक्शन का मतलब कुछ नहीं होता है, ये एक ऐसी मशीन होती है। फंक्शन इज जस्ट लाइक अ मशीन। ठीक है, इज जस्ट लाइक अ मशीन, जहां पे हम यहां से इनपुट देते हैं एंड वी गेट द आउटपुट। तो फंक्शन को ज्यादा आपका इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फंक्शन इज अ सिंपल मशीन विच एक्सेप्ट सर्टेन इनपुट्स। जो इनपुट्स वो एक्सेप्ट करती है उसको हम डोमेन कहते हैं। जो मशीन ये आपका इनपुट्स को एक्सेप्ट करती है उसको डोमेन बोलते हैं। और जिस पे वो आपकी इनपुट को एक्सेप्ट कर रही है उसके बाद जो आउटपुट निकल के आता है उसको हम रेंज कहते हैं। समझ में आ गई बात? जो इनपुट को वो एक्सेप्ट कर रही है उसको हम डोमेन कहते हैं, और जो आपका आउटपुट निकल के आ रहा है वो रेंज होती है। और इस मशीन, ये एक, अगर मशीन की बात करूंगा तो ये क्या है, ये एक लीगल रिलेशनशिप है बिटवीन द गिवन इनपुट्स एंड आउटपुट्स, दैट्स इट। तो मशीन जो आपका एक लीगल रिलेशन है कि किसके बीच का, गिवन इनपुट्स एंड आउटपुट्स का। अब बात करेंगे टाइम पीरियड की। व्हाट डू यू मीन बाय टाइम पीरियड? ठीक है, टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट आपका फिजिक्स में भी इंपॉर्टेंट है, एसएचएम के केस में। तो फिलहाल टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड का मतलब होता है, सपोज जैसे सूरज है, सूरज का निकलने का समय हम जानते हैं 5 बजे निकलता है, तो 5 बजे हमेशा ही निकलेगा, यानी कि 5 बजे निकलता है। हमें पता है 5 बजे के समय सनराइज हो जाता है, तो उसका टाइम निकलने का फिक्स है। आपको टाइम दे रखा है 9 बजे आना, डेट मींस आपका टाइम फिक्स है। ठीक है, आपको 24 घंटे बाद तुरंत आना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी बॉडी या कोई भी आपका फंक्शन जब पर्टिकुलर वैल्यू पे अपने आप को रिपीट करता है सेम पोजीशन पे, वो आपका टाइम पीरियड होता है, या उस फंक्शन का टाइम पीरियड होता है। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? तो टाइम पीरियड क्या होता है? any function which repeat itself after fixed वैल्यू, जो फिक्स वैल्यू पे वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, वो फिक्स वैल्यू उसका टाइम पीरियड कहलाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है उस फंक्शन का उस पर्टिकुलर पॉइंट में, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में, किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे रिपीट करना अनिवार्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर वो अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है तो दैट मीन्स कि वो फंक्शन पीरियोडिक नहीं है। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? अगर आपको मैंने टाइम दे रखा है 9 बजे पहुंचना है, तो आप रेगुलर इंटरवल में सैटरडे संडे को छोड़ के आप आ रहे हैं, दैट मीन्स कि आपका टाइम पीरियड फिक्स है। आफ्टर 24 आवर्स आप इसी चेयर में यहां पे बैठे होंगे। समझ में आ गई बात? तो ये आपकी फंक्शन की वैल्यू होगी। ठीक है, आप जा तो और भी जगह रहे, लेकिन इस पोजीशन पे आपको 24 घंटे बाद आना है, तो आपका टाइम पीरियड क्या हो गया? 24। तो टाइम पीरियड क्या होगा? जब भी कोई फंक्शन, मैथ्स के लैंग्वेज में, जब भी कोई फंक्शन अपने आप को रिपीट करता है पर्टिकुलर पोजीशन पे फॉर द गिवन इनपुट, वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक है, तो देखिए यहां पे अब बात करेंगे कैसे निकालें किसी फंक्शन। अगर हमें गिवन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी फंक्शन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई भी फंक्शन है। ठीक है, तो इसको निकालने का क्राइटेरिया कुछ नहीं होता है, एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स। एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, टी इस फंक्शन का टाइम पीरियड है। ठीक है, टी इस फंक्शन का टाइम पीरियड है। ठीक है, और ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी।
समझ में आ गई बात? ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो ये है इस किसी भी फंक्शन का टाइम पीरियड निकालने का क्राइटेरिया। ठीक है, अब बहुत ही एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रहा हूं और आपको बताना है कि उसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो टाइम पीरियड होने की मतलब टाइम पीरियड निकालने की कंडीशन क्या होनी चाहिए? उस फंक्शन को पीरियोडिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पीरियोडिक। अगर फंक्शन पीरियोडिक नहीं है, यानी अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे सेम पोजीशन पे, तो वो आपका पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है? पीरियोडिक होना चाहिए फंक्शन को। ठीक है, तो पीरियोडिक यानी अपने आप को रिपीट करने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो जरा देखते हैं कि कौन कौन से फंक्शन पीरियोडिक हैं, आखिर उनका टाइम पीरियड कितना है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फंक्शन, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फंक्शन, इसका टाइम पीरियड बताओ आप। है हाँ, अगर हम इसको यहां पे ड्रॉ करते हैं, फिर भी अगर आपसे ऑप्शन में पूछ दिया जाए तो ऑप्शन क्या लिख के लाएंगे वहां पे? y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही तो हुआ। ठीक है, तो ये हर एक रियल नंबर पे क्या कर रहा है? अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो ऑप्शन पे क्या मार के आएंगे वहां पे? रियल नंबर है तो पोजीशन फिक्स है ना, पोजीशन फिक्स है। समझा की बात नहीं आएगी? आप अगर मैं कहूं कि y इज इक्वल टू ई की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, क्या होगा इसका ग्राफ आपका? कैसा होता है ग्राफ? वही आपका e की पावर x कह लें या a की पावर x कह लें। ठीक है, तो कैसा होगा? x की वैल्यू 0 रखो, 0 पे क्या देगा? x की वैल्यू 0 पे आपका 0,1। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात नहीं आ गई? तो क्या ये फंक्शन अपने आप को रिपीट कर रहा है? नहीं कर रहा है। लेकिन कांस्टेंट वाला ग्राफ आप देखिए, यहाँ पे हर एक रियल वैल्यू, हर एक वैल्यू पे उसकी पोजीशन फिक्स है। हालांकि पीरियोडिक नहीं है, लेकिन आपका इसकी वैल्यू तो फिक्स आ रही है ना। अगर आपसे जनरल क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए इसका टाइम पीरियड क्या है, तो वहां पे आपको रियल नंबर टिक मारना पड़ेगा। ठीक है, समझा की बात नहीं है? क्योंकि ये फिक्स लाइन है और हर एक रियल नंबर पे ये आपका एक ही वैल्यू दे रही है। हालांकि पीरियोडिक नहीं है और किसी में नहीं है। पीरियोडिक है या नहीं है? नॉन पीरियोडिक। लेकिन तब भी टाइम पीरियड अगर आपसे पूछ देता है इन केस, तो ऑब्वियसली हर एक रियल वैल्यू पे इसकी वैल्यू फिक्स है। समझा की बात नहीं? यहाँ पे देखो, आपका इस फंक्शन को देखो, कहीं रिपीट कर रहा है? नहीं कर रहा है। हर एक वैल्यू पे डिफरेंट वैल्यूज आ रही है। ठीक है, तो ये एक्स इज नॉन पीरियोडिक, इसका टाइम पीरियड नहीं है। ठीक है, तो बताओ अगर मैं कहूं y इज इक्वल टू 10x, y इज इक्वल टू 10x, इसका बताओ, इसका ग्राफ कैसे होगा? ये आपका क्या होता है? प्लस पाई बाई 2, दिस इज माइनस पाई बाई 2, और ये 0 होता है। ठीक है, दिस इज 0, सॉरी दिस इज पाई। अगेन आपका यहाँ पे आपका पाई 3 पाई बाई 2। हाँ बताओ जरा, इसका टाइम पीरियड बताओ भाई, किस वैल्यू पे रिपीट कर रहा है? 0 यहां पे दे रहा है, फंक्शन 0 दे रहा है यहां पे। दूसरा 0 कहां पे दे रहा है? तो कहां पे रिपीट कर रहा है? पाई पे कर रहा है ना। तो इंटीजर ऐड कर लें, n पाई, क्या हो जाएगा? n पाई। तो पीरियड क्या हो गया इसका? समझ में आ गई बात नहीं आ गई? मिनिमम वैल्यू पूछेगा, मिनिमम n की वैल्यू 1 पे ही आपका पाई पे। ठीक है, ये यहां पे देख लो, पाई बाई 2 में नॉट डिफाइन जा रहा है, पाई बाई 2 में 3 पाई बाई 2 में नॉट डिफाइन। 3 पाई बाई 2 माइनस कैसे चेक करते हैं? जहां पे उसकी पोजीशन है, सेम पोजीशन कहां पे है? 3 पाई बाई 2 पे। ठीक है, अच्छा, किसी भी कर्व में जब टेंजेंट टच नहीं करता है, यानी टेंजेंट एट इंफिनिटी, क्या वर्ड यूज करते हैं उसके लिए? फॉर अ गिवन कर्व टेंजेंट एट इंफिनिटी, इट इज कॉल्ड एसिम्प्टोट। व्हाट वी कॉल्ड? एसिम्प्टोट है? वो एसिम्प्टोट डालो। हाँ,
हाँ, तो यहाँ पे आपका ये एसिम्प्टोट यानी टेंजेंट इनफाइनाइट आपका, ठीक है, व्हेन टेंजेंट डज नॉट टच द गिवन कर्व एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो इसका एसिम्प्टोट क्या है, π/2। टेंजेंट टच तो नहीं कर रहा है, लेकिन आपका उसको मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट में, जहाँ किस पर्टिकुलर पॉइंट में कर्व को टच ना करे, लेकिन इनफाइनाइट को वो करे आपका, ठीक है, एसिम्प्टोट। तो टेंजेंट एट इनफाइनाइट, ठीक है, एट इनफाइनाइट पॉइंट, ठीक है। तो ये आपका π/2। अब मैं कह रहा हूँ बताओ, हर एक पॉइंट को चेक करो ना, ये देखो 3π/2 माइनस π/2 कितना हो जाएगा, पाई। तो कहाँ पे आपका रिपीट कर रहा है, पाई, फॉर अ गिवन अब जनरल वैल्यू एन पाई। सिंपल, समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? वैसे साइन एक्स और कॉस एक्स का भी निकालो फटाफट, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे आप निकालेंगे, बताना है कौन कौन सा फंक्शन पीरियोडिक है, और पीरियोडिक है तो उसका आपका टाइम पीरियड क्या होगा। आपको दे रखा है, पहला आपको दे दिया y इज इक्वल टू मॉड एक्स, दूसरा दे दिया y इज इक्वल टू ln x, तीसरा दे दिया आपको y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, चौथा है आपका y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स, अगला दे दिया आपको y इज इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स, अगला दे दिया आपको y इज इक्वल टू कॉस एक्स, अगला दे दिया आपको y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, फिर दे दिया आपको y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स। इसमें से जो आपको अभी करने हैं, मैं स्टार लगा दे रहा हूं, 7th 8th साइन एक्स, और ये इसको मॉड कर लेते हैं। मॉड ऑफ साइन एक्स का, मुझे जहां तक लग रहा है आपका साइन एक्स का आपने गलत निकाल रखा है। ये देखो ना, साइन एक्स का क्या होगा, ग्राफ क्या होगा, आपने ग्राफ गलत बना रखा था, ऐसे बना रखा है साइन एक्स का ग्राफ ने। 0 पे π/2 मैक्सिमम, पाई, दिस इज 3π/2, दिस इज 2π। वैल्यू सही रखी थी आपने? मैं तभी घूम गया, मैंने कहा कि उसमें आपने पाई लिखा हुआ है, निकाल तो सही रखा है, लेकिन मैंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता पाई पे। तो ये बात देखो, 0 से 2π पे रिपीट कर रहा है, ये देखो, समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? 2π पे रिपीट कर रहा है। अब मेरे को एक चीज बताओ आप कि रिपीट कहाँ पे कर रहा है, सेम, ये मैंने इनिशियल पोजीशन मान ली, ये मैंने इसके रिस्पेक्ट में फाइनल पोजीशन मान ली। ये i इज इक्वल टू एफ, इनिशियल पोजीशन बराबर फाइनल पोजीशन कहाँ पे आ रहा है, 2π पे। दोनों पोजीशन कहाँ पे सेम हो रही है, 2π पे। तो टाइम पीरियड कितना हुआ, ये बात नहीं समझ में आई? क्लियर कट समझ में आ गई ना? ग्राफिकल कैसे करेंगे, इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन, एनालिटिकल मेथड इज एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स। एफ एक्स को यहाँ लाएंगे, फिर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रूल जानते हैं आपका, ठीक है, हर जगह ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं लगेगा, इस केस में आपका डिफरेंटली आपका बेसिकली ग्राफ से ही निकलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका ग्राफिकली इजीली निकल जाता है, तो जबरदस्ती उसमें नहीं घुसना है, ठीक है। फिर वहाँ पर ना मैक्सिमम मिनिमम निकालना पड़ जाएगा, लगाना पड़ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई ग्राफिकल निकालने का। अब मैं कह रहा हूँ मॉड ऑफ साइन एक्स, मॉड यानी निगेटिव पार्ट को क्या कर देगा, वो पॉजिटिव कर देगा। तो ये आपका ग्राफ क्या हो जाएगा, ये बात दिख समझ में आ रही नहीं आ रही है? निगेटिव पार्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। किस केस में, मॉड ऑफ साइन एक्स के केस में। अब मेरे को बताओ मॉड ऑफ साइन एक्स का क्या निकल गया है, कहां पे रिपीट कर रहा है। अब ये 0 पे आई ये है, ये फाइनल ये है, तो बताओ आई इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन इक्वल टू फाइनल पोजीशन कहां पे आ रही है, पाई पे आ रही है, नहीं आ रही है? तो बताओ मॉड साइन एक्स का क्या हो गया आपका, पाई। समझ में आ गई बात? ये क्लियर कट हो गया ना, इसको उतार लो फटाफट, फिर आगे बढ़ रहे हैं आपको।
तो जितनी भी चीजें हैं ये केवल आपका यहीं तक नहीं है, यहाँ पे डिफरेंशियल और इंटीग्रल दोनों कैलकुलस में आपकी यूज होने वाली है। एक्चुअली मेरे को ना मैथ्स में लेक्चर डील करते हुए मतलब ये इसमें डालते हुए वो भी लगता है कि क्योंकि जो नोन है ना मेरे कांटेक्ट में, उनको लगेगा कि भैया कि हमारा पत्ता काट रहा है करके इसलिए मैं थोड़ा इससे बच के रहता हूँ आपका। फिर भी समझाने के लिए आपको, ताकि आप वहाँ पे कंपटीशन में इजीली आंसर निकाल लें, एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स 0 से 2 पाई। अगर ये केवल साइन एक्स होता, उस केस में अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका आंसर 0 आता, ऑब्वियसली आता। अगर आप यहां से 0 से 2 पाई क्या करते, केवल साइन एक्स लेते, क्या आता, 0 आता। क्यों? क्योंकि साइन एक्स आप जानते हैं 0 से 2 पाई ये पॉजिटिव लोब हो गया, ये नेगेटिव लोब हो गया, तो आपस में जब, ठीक है, समझ आ रही बात नहीं आ रही? लेकिन यहां पे चेक भी कर लो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है, जब 2 पर कॉस 0 आ रहा है ऑटोमेटिकली 0 आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो बताओ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मॉड ले रहा हूं तो ये कहां चला गया आपका, यहां चला गया पॉजिटिव लोब। तो आपको अब केवल यहां पे क्या करना है, आपका एक लोब का आंसर, एक लोब का कितना आएगा 1, एक लोब का कितना होगा 1, कितने लोब हैं 1 2, तो आंसर कितना होगा मॉड एक्स के केस में, इस केस में कितना होगा 2, इस केस में कितना होगा 0। समझ में आ गई बात नहीं आएगी? बाकी इसके रिस्पेक्ट में अगर आपका 2 लिखा है या 3 लिखा है या a लिखा है, ठीक है, a लिखा है, तो उसके इसमें na हो जाएगा जितना भी है आपका, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखिए आप। तो वहां पे आपको टाइम बचाना है और कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए कॉम्पिटिशन को हिट करना है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं यहां पे लिमिट्स में। अब हम आगे बढ़ रहे हैं यहां पे लिमिट्स में। देखिए लिमिट्स एक्चुअली जैसे नाम से पता लग रहा है, लिमिट्स ये एक तरह से किसी फंक्शन को डिफाइन करती है कि आखिर उसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां पे जा सकती है और मिनिमम वैल्यू कहां पे जा सकती है। लिमिट्स आखिर क्यों यूज करता है? लिमिट्स किसी भी फंक्शन की आपकी क्या बताती है, वैल्यू बताती है। क्या बताती है? वैल्यू। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताती है, नियरली वैल्यू बताती है, ठीक है। तो लिमिट्स और कंटिन्यूटी दोनों एक साथ यूज करते हैं। कंटिन्यूटी का मतलब क्या, समझ लेते हैं होता क्या है लिमिट्स। एक्चुअली कोई भी आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, अगर मेरे को लिमिट चेक करनी है, लिमिट x टेंड्स टू a, तो मैं सपोज x इक्वल टू a पे इसकी लिमिट चेक करनी है, ठीक है। तो मैं इसको कहाँ से रीच कर सकता हूँ, मतलब इस x इक्वल टू a पे कहाँ से पहुँच सकता हूँ इस फंक्शन पे, ठीक है। एक तो लेफ्ट साइड से पहुँच सकता हूँ, दूसरा राइट साइड से पहुँच सकता हूँ, ठीक है। एक तो लेफ्ट साइड से, दूसरा राइट साइड से, ठीक है। तो अगर लेफ्ट साइड से पहुंच रहा हूं तो मेरे को चेक करना है, तो मुझे x इक्वल टू इसमें से एक छोटी सी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, जिसको मैं कहूंगा a माइनस एच। अगर मेरे को लेफ्ट साइड से पहुंचना है, सपोज h कोई भी स्मॉल वैल्यू है, बहुत ही स्मॉल चेंज है, तो मैं लेफ्ट साइड से पहुंच रहा हूं, तो मैं कहां पे चेक करूंगा, थोड़ी सी वैल्यू थोड़ा सा पीछे जाऊंगा ना, x इक्वल टू a में चेक करना है लिमिट, तो मेरे को चेक करना है इस फंक्शन को x इक्वल टू a पे, यानी इसकी लिमिट यानी वैल्यू चेक करनी है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे a पे। तो मैं कहां से चेक करूंगा कि उसकी वैल्यू नियरली है या नहीं है सेम, x इक्वल टू a पे चेक करूंगा, मतलब लेफ्ट साइड से a माइनस एच, पीछे से थोड़ा सा और थोड़ा सा आगे जाके, थोड़ा सा आगे जाते, तो ये आपका कहलाएगा a प्लस एच, यानी a है, थोड़ा सा आगे से चेक करेंगे, थोड़ा सा पीछे से चेक करेंगे, ठीक है। तभी हम चेक करें, तभी हमें पता लगेगा कि वैल्यू, अगर ये वैल्यू बराबर हो जाती है
पीछे मतलब थोड़ा लेफ्ट साइड से थोड़ा राइट साइड से और एग्जैक्ट उस वैल्यू पे, तो फंक्शन कंटिन्यूस कहलाता है, फंक्शन कंटिन्यूस कहलाता है उस पर्टिकुलर पॉइंट ए पे। तो लिमिट्स क्या बताती है, वैल्यू बताती है। कैसी बताती है, नियरली वैल्यू बताती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताती है। एग्जैक्ट वैल्यू से नहीं बताती है क्योंकि हम कहां पे चेक कर रहे हैं, थोड़ा सा पीछे से थोड़ा सा आगे जाके, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू चेक करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट में उस वैल्यू को रखना पड़ेगा, तब जाके आपको एग्जैक्ट फंक्शन की वैल्यू मिलती है। तो लिमिट टेल्स अबाउट द वैल्यू फॉर द गिवन फंक्शन, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसमें बात करूंगा गिवन फंक्शन की, तो हम कहां पे चेक करते हैं, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट अगर चेक करेंगे तो क्या यूज करेंगे, लिमिट x टेंस टू, कहां से जा रहे हैं, पीछे से जा रहे हैं, तो a नेगेटिव यानी हम पीछे से मूव कर रहे हैं, जो वैल्यू जहां पे चेक कर रही है उसके थोड़ा सा पीछे से हम चेक कर रहे हैं। तो fx क्या निकल के आएगा, लिमिट, इसको मैं लिख सकता हूं s टेंस टू 0, हाँ एफ ए माइनस, समझ में आगे बात नहीं, आगे अच्छे से क्लियर हो गया। राइट हैंड लिमिट चेक करनी है, राइट हैंड लिमिट यानी राइट साइड से चेक करेंगे उसकी वैल्यू कितनी है, हाँ लिमिट x टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, ठीक है। तो ये हमारा तरीका है, ठीक है। तो अगर ये लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है, अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट किसके बराबर हो जाती है, लिमिट एट पर्टिकुलर पॉइंट ए के एफ एक्स, यानी एफ ए के फंक्शन में वैल्यू रख दी है, अगर ये तीनों बराबर हो जाएं तो फंक्शन कंटिन्यूस कहलाता है। क्या कहलाता है, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ ए। ये कंडीशन कौन सी कहलाती है, कंटिन्यूटी की, किसकी कहलाती है, कंटिन्यूटी की, ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाए किसकी, फंक्शन एट अ गिवन पॉइंट, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू एट अ गिवन जहां पे चेक कर रहे हैं, वैल्यू हम चेक कर रहे हैं, तो ये आपका फंक्शन कंटिन्यूस कहलाता है, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने वाले हैं अभी। तो ये तो रही बात कि लिमिट यानी चेक कैसे करते हैं, यानी वैल्यू कैसे चेक करते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड, ठीक है। अगर आपको भी किसी पर्सन को चेक करना हो, आप पहले उसको देखेंगे भाई ऊपर से लेके नीचे तक, फिर आप लेफ्ट साइड से देखेंगे, राइट साइड से देखेंगे, फिर उससे कुछ एक सर्टेन क्वेरी करेंगे कि हाँ भाई ये बंदा मतलब का है नहीं है, कुछ सीखने को मिलेगा नहीं मिलेगा। और मैं कहता भी हूँ स्टूडेंट से, किसी अगर आपको सही में जज करना है किसी भी टीचर को, तो सबसे पहले उसकी नॉलेज एक बार देख लीजिए, हालांकि उसका एक्सपीरियंस तो बहुत होगा, कोई जरूरी नहीं हो कि वो आपके क्राइटेरिया में सेट बैठता नहीं बैठता है, ठीक है। इसलिए स्टूडेंट ही जज कर सकते हैं कौन सा टीचर उनको हाइक पे ले जा सकता है, मतलब अच्छी नॉलेज दे सकता है, ठीक है। स्टूडेंट के हाथ में है, ठीक है, टीचर के हाथ में नहीं है, स्टूडेंट के हाथ में। तो यहाँ पे देखिए लिमिट्स की बात है। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि फॉर्म्स कितनी तरह की होती है। फॉर्म्स में आपको इसका एक पीडीएफ के फॉर्म में सारे रूल्स दे दूंगा, उसका लिंक शेयर कर दूंगा, उससे आप डाउनलोड करेंगे। फिर भी समझा देता हूं, इसमें आपका आता है इनडिटरमिनेट फॉर्म का, इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म कितने तरह की होती है, इनडिटरमिनेट यानी कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं किसी भी फंक्शन में जहां पे फंक्शन नॉट डिफाइन तो नहीं कहेंगे, क्योंकि नॉट डिफाइन का मतलब होता है एनी कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 0, जहां पे आपकी मैथ्स फेल हो जाती है, ठीक है, वो आपकी नॉट डिफाइंड फॉर्म होती है। लेकिन इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन कौन सी होती हैं, यहां पे चेक कर लीजिए। अगर कोई फंक्शन 0/0 वैल्यू दे रहा हो, 0/0 वैल्यू दे रहा हो, ये आपकी इंटरनेट, जैसे लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x, वैल्यू पुट करो यहाँ पे, x कल टू 0 में sin x 0 होगा और x भी 0 होगा, तो ये कौन सी फॉर्म आ गई, 0/0, ठीक है। अगली फॉर्म देखिए आपका 0 की पावर इनफाइनाइट, तो कौन कौन सी क्या हो जाएगा, चेक कर लेते हैं। एक ही फंक्शन को मैं उस हर चीज से डिफाइन करूंगा, यहाँ पे आप